पुणे से आई बड़ी खबर, कोरोना होगा 15 दिन में खत्म। पुणे बन सकता है देश का पहला कोरोना मुक्त शहर। पुणे से अजहर शेख ने किया दावा, देखिए पूरी रिपोर्ट। आइए जानते हैं कौन है अजहर शेख। यूनिसेफ में रह चुके हैं पीयर एजुकेटर। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट मैनेजर रह चुके हैं अजहर शेख। अजहर शेख ने गुजरात शहरी विकास अभियान के उम्मीद प्रोजेक्ट में निभाई है महत्वपूर्ण भूमिका। यूएसएड इंडिया के एक मौका ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया है योगदान। सुरक्षा सोशल ऑर्गेनाइजेशन के भिखारी मुक्त शहर अभियान में भी किया है सहभाग। महर्षि जीवक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से SC/ST के विद्यार्थियों को करवा रहे हैं फ्री होटल मैनेजमेंट कोर्स। ऐसे बहुत सारे NGOs और CBOs के साथ कर रहे हैं काम। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन और रेस्टोरेंट एसोसिएशन पुणे के अध्यक्ष पद पर है अजहर शेख। आपका स्वागत है कोरोना होगा 15 दिन में खत्म के पार्ट 2 में। आपको बता दें कि हमारी टीम ने कोरोना पर नियंत्रण पाने के लिए स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। बस जरूरत है सरकार के सहयोग की और गवर्नमेंट की परमिशन की। आज इस वीडियो के माध्यम से हम रोशनी डालेंगे कुछ ऐसे मुद्दों पर जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है कोरोना। कोरोना जो मेन बीमारी है, जो मेन प्रॉब्लम है कोरोना, ये होगा पहला मुद्दा। इसमें हम जानेंगे कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी पॉलिसी और स्ट्रैटेजी अब तक रही है और वो पॉलिसी किस हद तक सक्सेस हुई और कहां पर जाकर फेल हुई। ये होगा पहला हमारा मुद्दा। दूसरा मुद्दा होगा इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, कि कोरोना की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा हुआ है और उसको किस तरह से हम काबू कर सकते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर किस तरह से ला सकते हैं। और तीसरा हमारा मुद्दा होगा कोरोना और लॉकडाउन की वजह से होने वाली समस्या, जैसे कि बेरोजगारी, मजदूरों का पलायन और भुखमरी। ये सारी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे और उस पर रोशनी डालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले मुद्दे की तरफ, जो कोरोना से रिलेटेड है। कोरोना जो मेन बीमारी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सद्य कोरोना की स्थिति क्या है। अभी की स्थिति कोरोना की क्या है, करंट स्टेटस हम कोरोना का जान लेते हैं कि कोरोना के कितने मरीज है और स्टार्ट से लेकर अब तक कोरोना का जो ग्राफ बढ़ा है वो किस तरह से बढ़ा है, हम उस पर एक रोशनी डाल लेते हैं। तो गवर्नमेंट की पहले स्ट्रैटेजी थी जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू के बाद शुरू हुआ लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन के दूसरा 2.0, फिर आया लॉकडाउन 3.0, फिर आया लॉकडाउन 4.0। फिर उसके बाद गवर्नमेंट की नई स्ट्रैटेजी 3 जोन में डिवाइड किया गया, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। ये स्ट्रैटेजी के बाद होना तो ये चाहिए था कि नंबर्स कम हो कोरोना मरीज के, लेकिन देखिए कि कोरोना किस तरह से फैला है। ये टोटल नंबर्स में हम देखेंगे कि किस तरह से ये कोरोना बढ़ता गया। देखिए डेली नए संक्रमित लोगों का इसमें इजाफा होता गया और इस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ते गए। आप ग्राफ देखिए कि इतनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद भी, इतना वक्त बीतने के बाद भी कोरोना किस तरह से बढ़ता जा रहा है। लेकिन होना ये चाहिए था कि कोरोना का जब हम पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो ग्राफ डाउन होना चाहिए। देखिए अगर हमारा जो स्ट्रैटेजी हमारी टीम ने डिजाइन की है, अगर उसको अभी हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो ग्राफ किस तरह से होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी काम करती तो ग्राफ कुछ इस तरह से होना चाहिए था, ना कि जो हमने पहले देखा उस तरह से। इस तरह से कुछ मरीजों का इजाफा होने के बाद ग्राफ एक लेवल पर आने के बाद थोड़ा डाउन होकर
स्टेबल होता है। ये स्टेबल होने का मतलब है कि कोरोना के कोई मरीज नहीं मिलना, नए केसेस सामने ना आना, ये इस तरह से दर्शाता है यहाँ पर। ये टोटल नंबर्स में है। चलिए आपको इस तरह से समझाते हैं कि कोरोना के पहले दिन 14 अप्रैल को इतने लोग मिले हैं, 15 अप्रैल, इस तरह से हर दिन आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर 100, 200, 300 डेली नए संक्रमित लोगों की यहाँ पर नंबर्स मिल रहे थे, आंकड़े मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते ये 500 क्रॉस करने लगा, मतलब 500 से ज्यादा इस दिन मरीज मिले हैं। फिर उसके कुछ दिन बाद वापस 500 क्रॉस होने लगा और फिर इस तरह से बढ़ता गया, आंकड़ा बढ़ता गया और अब ऐसा हो गया है कि 1500 भी मरीज मिले हैं यहाँ पर, 1000 के ऊपर रोज डेली मरीज मिलने लगे। और इस तरह से ये आंकड़ा बढ़ते 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 कुछ दिनों पहले ये आंकड़ा 3000 के पार हो गया था। इसका मतलब ये है कि एक दिन में 3000 भी मरीज मिल चुके हैं लगभग। तो अभी की स्थिति यह है कि ये ग्राफ को आप देखो तो कहीं पर भी गवर्नमेंट की पॉलिसी का कोई असर दिखाई नहीं देता कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की हो और कहीं पर ग्राफ नीचे गया हो, जबकि होना क्या चाहिए था। यहाँ पर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी काम करती तो ग्राफ किस तरह से होता, या फिर अगर हमारी पॉलिसी जो हमारी टीम ने डिजाइन की है, हमारे एक्सपर्ट ने डिजाइन की है, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ग्राफ किस तरह से होगा। ये देखिए सद्य की जो करंट सिचुएशन है वो इस तरह की है, लेकिन पॉलिसी का असर कुछ दिनों में ऐसे होता है कि जहां 3000 और 2500 के लगभग डेली केसेस मिल रहे हैं। तो ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद, कोई स्ट्रैटेजी प्लान इंप्लीमेंट करने के बाद ये 2000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा कंट्रोल कोरोना पर इतना होना चाहिए कि 2000 से ज्यादा इसमें केसेस डेली ना मिले और फिर कुछ दिनों के बाद ये आंकड़ा और कम होकर 1500 पर आ जाए कि हम डेली 1500 से ज्यादा लोगों को कोरोना का शिकार ना होने दें। फिर कुछ और दिनों के बाद और स्ट्रिक्ट करने के बाद और प्लान स्ट्रैटेजी को अच्छे से इंप्लीमेंट करने के बाद 1000 मरीजों को हम 1000 लोगों को कोरोना से 1000 से ज्यादा संक्रमित ना होने दे हम लोगों को, इस तरह की स्ट्रैटेजी। फिर और उसको कंट्रोल करते हुए 700, 750, 600 लोग से ज्यादा लोगों को हम संक्रमित ना होने दें। फिर उसके बाद 500 से ज्यादा हम लोगों को डेली संक्रमित ना होने दें। इसी तरह से धीरे धीरे कंट्रोल करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि 2-4 मरीज पूरे महाराष्ट्र में मिले और धीरे धीरे ये 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर एक टारगेट लेकर चले कि इस डेट के बाद कोरोना का एक भी मरीज हम मिलने नहीं देंगे, कोरोना को पूरी तरह से महाराष्ट्र से हम खत्म कर देंगे। इस तरह की स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए थी। देखिए ग्राफ इस तरह से बड़ा है डेली बेसिस का, ये डेली ग्राफ है कि डेली इस तरह के मरीज मिले हैं। इस तरह से बढ़ता गया है ग्राफ कोरोना से संक्रमित लोगों का। और जो हमने स्ट्रैटेजी डिजाइन की है उसका कुछ इस तरह से स्ट्रैटेजी का इफेक्ट होना चाहिए कि कम होते होते एक दिन ऐसा है कि कोरोना के मरीज ही ना मिले महाराष्ट्र में। और इसको अगर टोटल नंबर्स में हम देखें तो जिस तरह से ये कोरोना बढ़ा है, यहाँ पर आने के बाद इस तरह से उसकी स्पीड धीमी हो और धीमी होने के बाद भी यहाँ पर वो जाकर खत्म हो जाए कोरोना, या फिर नहीं के बराबर कोरोना बाकी रहे। अब तक आपने देखा कि गवर्नमेंट की कैसी स्ट्रैटेजी रही है। पहले आया जनता कर्फ्यू, उसके बाद आया लॉकडाउन। लॉकडाउन के भी अलग अलग चरण आपने देखे। फिर उसके बाद नई स्ट्रैटेजी आई रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। लेकिन ये सारी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के बाद, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद जब आप ग्राफ की तरफ नजर डालते हैं तो कहीं पर भी उसका खासा असर नजर नहीं आता, क्योंकि ये सारी पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद जो नंबर्स कम होने चाहिए वो नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, वो नंबर रुकने का नाम नहीं ले रहे। कोरोना से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। तो एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या जो गवर्नमेंट, जो सरकार अपनी पॉलिसी डिजाइन कर रही है, अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है, क्या वो ग्राउंड लेवल पर सही से इंप्लीमेंट हो पा रही है या नहीं, ये सबसे बड़ा एक सवाल पैदा होता है। यही सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारी टीम ने पूना में ग्राउंड लेवल पर सर्वे किया।
पता लगाने की कोशिश की कि गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी किस तरह से काम कर रही है, लेकिन जो हमारे सामने आया वो दिल दहलाने वाला सत्य था। ये आपको बताने से पहले हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या गवर्नमेंट की हर पॉलिसी काम करती है? जैसे कि गवर्नमेंट का एक बड़ा डिपार्टमेंट है भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरे विश्व में ये सबसे बड़ी ऐसी संगठन है, ऐसा विभाग है कि जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉय अगर कोई डिपार्टमेंट में है तो भारतीय रेलवे है। लेकिन इतना बड़ा डिपार्टमेंट होने के बाद भी जिस तरह से प्रॉफिट का रेशियो है, जिस तरह से हम मुनाफे का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उस तरह का परफॉर्म इंडियन रेलवे नहीं कर पा रही है। उसी के बाद सरकार का दूसरा डिपार्टमेंट हम देखेंगे जो है टेलीकॉम सेक्टर का। टेलीकॉम सेक्टर में जो BSNL एक सरकारी कंपनी है, तो BSNL का जिस तरह से परफॉर्मेंस होना चाहिए उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वो सरकारी कंपनी है। लेकिन इसी के मुकाबले आप एयरटेल देख लीजिए, वोडाफोन देख लीजिए, और नया ब्रांड जो है जियो को मुझे नहीं लगता कि एक इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है। तो क्या जिस तरह से जियो अपना जैसे ही इस फील्ड में आने के बाद, जियो लॉन्च होने के बाद जिस तरह से तरक्की कर रहा है, तो क्या BSNL नहीं कर सकता? इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या गवर्नमेंट कैपेबल नहीं है BSNL को ग्रो करने के लिए? और तीसरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम देखें तो ये है हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हम जायजा अगर लेंगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही धक्कादायक उनकी स्थिति है। कोई आदमी अपना इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं करवाना चाहता। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कोई नहीं चाहता कि उनका इलाज जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में हो। क्या ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है? क्या सरकार असफल है अपनी ये सारी संस्थाओं को मैनेज करने के लिए, इनकी गुणवत्ता, इनका दर्जा बढ़ाने के लिए? क्या वजह है कि सरकार ये अपनी चीजों को नहीं मेंटेन कर पा रही है? उसके बाद आ जाइए स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में। जो सरकारी स्कूलें हैं उनका अगर बजट देखे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल से, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बजट से कई गुना ज्यादा बजट हमारे सरकारी स्कूलों का होता है। लेकिन वहां पर अगर कंपैरिजन अगर हम करते हैं एजुकेशन की क्वालिटी की, तो एजुकेशन की क्वालिटी में बहुत सारा हमको अंतर नजर आएगा कि इतना सारा फंड देने के बाद भी, इतना बड़ा बजट होने के बाद भी हमारी गवर्नमेंट की सरकारी स्कूलें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाती। क्या ये गवर्नमेंट की पॉलिसी का गलत इम्प्लीमेंटेशन या सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा पॉलिसी का? क्या ये नहीं है? क्या इस पर सवाल नहीं उठता? और एक चीज रह गई है, वो है टेलीविजन। क्या दूरदर्शन का जो न्यूज आती है, दूरदर्शन का चैनल है, वो दूसरे चैनल के मुकाबले अच्छा क्यों नहीं हो पाता? क्या गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव नहीं कर पाती, उसकी क्वालिटी? क्या वजह है कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है? आज जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनके न्यूज चैनल के नंबर्स हमको याद है कि हमारे केबल पे कौन से नंबर पे कौन सा न्यूज चैनल आता है। कि जो अभी आप लोग जो वीडियो अभी देख रहे हो, क्या आप बता सकते हो कि लास्ट टाइम आपने दूरदर्शन कब देखा था? क्या आप बता सकते हो कि आपके केबल पर दूरदर्शन कितने नंबर पर आता है? तो ये दूरदर्शन की जो स्थिति हो गई है, तो ये किस वजह से हुए? क्या सरकार यही अपने डिपार्टमेंट को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा? तो ये सब गवर्नमेंट सरकार नहीं कर पा रही है, तो इसकी क्या गारंटी है कि जो कोरोना के लिए जो पॉलिसीज बनाई जा रही है, क्या वो कारगर होगी? जब इतने सारे डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही अपनी स्ट्रैटेजी, तो क्या कोरोना से लड़ने के लिए जो स्ट्रैटेजी डिजाइन कर रही है, क्या वो कारआमद होंगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सरकार पर उठाया जा सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो। ये बहुत बड़ा सवाल जनता की तरफ से है। तो हम कितना ये कोरोना से लड़ने के लिए जो स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, इस पर जनता कितना भरोसा कर सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है सरकार पर। तो ग्राउंड लेवल की हकीकत पता करने के लिए जब हमारी टीम पहुंची, तो वहां पर भवानीपेट, रास्तापेट, काशेवाड़ी और इस तरह के जो रेड जोन है,
जिसको पूरी तरह से ब्लॉक किया गया था, सील किया गया था। सील होने के बावजूद भी हम लोग वहां पर जानकर सर्वे करके आ गए, लेकिन तब तक हमको कहीं पर भी कोई किसी ने नहीं रोका कि ये रेड जोन है, इसको पूरी तरह से सील किया गया है। कुछ वीडियो भी है हमारे पास, वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से सील हुए एरिया में लोग साइड से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ने जब ऑर्डर दिया, सरकार ने जब ऑर्डर दिया कि इसको सील किया जाए, तो इस तरह से सील किया गया कि लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं। और कई कई जगह पर तो ऐसे हुआ कि उसी गली में, उसी चौराहे पर एक भाग सील किया हुआ है और उसके बगल से ही दूसरा रास्ता जाने के लिए पूरी तरह से खुला हुआ है। मतलब सीधी बात यह है कि गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, सिर्फ उसको फॉलो करना है और चाहे उसका असर कुछ भी हो। इस तरह की ग्राउंड लेवल की रियलिटी है पूना में, कि जिसको सिंपली कहा जाए तो ऑपरेशन सक्सेस पेशेंट डाइड। जो ऑर्डर दिया गया हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, आउटपुट से हमारा कुछ लेना देना नहीं। ये ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, सच्चाई है। क्या सरकार अपनी ही पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में असमर्थ है? क्या सरकार का कामकाज इसी तरह चलेगा कि ग्राउंड लेवल पर हकीकत कुछ और ही हो? सरकार के नेता, सरकार के मंत्री दावा तो कुछ और करे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर हकीकत कुछ और हो। सरकार नई नई योजनाएं बनाए, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसका इम्प्लीमेंटेशन ही ना हो। क्या इसी तरह से आगे चलता रहेगा? लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी खबर महाराष्ट्र के लिए ये है कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो इससे तो ये समझ में आता है कि ये जो तस्वीर है ये बदलने वाली है। और आगे चल के फ्यूचर में ऐसा लगता है कि जो स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट बना रही है, सरकार, राज्य सरकार बना रही है, उसका असर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिल सकता है। और जल्द से जल्द हम कोरोना पर काबू कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं कोरोना पर। ये इन सब निगेटिव चीजों के बीच ये एक पॉजिटिव, एक अच्छी चीज नजर आ रही है। तो ये थी कोरोना की हकीकत, कोरोना के ग्राउंड लेवल पर हकीकत इस तरह से थी। और कोरोना का किस तरह से सरकार ने सामना किया, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी अपनाई और ग्राउंड लेवल पर उसकी क्या हकीकत थी, ये हमने आपके सामने रखा। अभी चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ, जो है इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था, जो कि कोरोना की वजह से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। और हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अगर इस अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है तो हमको लॉकडाउन में कुछ छूट देनी होगी। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था, शराब के लिए लॉकडाउन में छूट दी गई थी, लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम दिखाई दिए। जिस तरह से सरकार छूट देगी लॉकडाउन में, तो उससे ये होगा कि लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे, लोगों को फ्रीडम मिल जाएगा और उस फ्रीडम की वजह से कोरोना का संक्रमण ज्यादा बढ़ेगा। ये खतरा बढ़ सकता है लॉकडाउन में छूट देने की वजह से। तो जब लॉकडाउन में छूट नहीं दे सकते तो फिर अर्थव्यवस्था किस तरह से पटरी पर आएगी? तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके गवर्नमेंट को, सरकार को एक ऐसी स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी होगी जो अर्थव्यवस्था को भी संभाले और लॉकडाउन में भी उसका पालन हो। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था की जरूरत है अभी हमारे महाराष्ट्र, हमारे देश को। इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए सरकार की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। अगर लॉकडाउन में छूट देते हैं तो कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा, अगर कोरोना को संक्रमण बढ़ने की वजह से लॉकडाउन को अगर बढ़ाते हैं तो अर्थव्यवस्था को लेकर चिंता। तो गवर्नमेंट को एक ऐसी स्ट्रैटेजी की जरूरत है, एक ऐसी प्लानिंग, एक ऐसी स्ट्रैटेजी पर काम करने की जरूरत है जो ये दोनों चीजों को बैलेंस करके हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसको पटरी पर ला सके। और हमारी टीम ने एक ऐसा स्ट्रैटेजी, एक ऐसा प्लान बनाकर रखा हुआ है कि जिससे ये दोनों चीजें बैलेंस हो सकती है। जरूरत है सरकार की इस पर ध्यान देने की, सरकार की सहयोग की, सरकार की परमिशन की। और उसके बाद जो तीसरा मुद्दा है, हमारा जो तीसरा मुद्दा जिस पर हमको रोशनी डालनी है वो है कोरोना और लॉकडाउन की वजह से होने वाली समस्या। जैसे पहली समस्या है बेरोजगारी, तो इसका सीधा कनेक्शन है अर्थव्यवस्था से। अगर बेरोजगारी दूर करनी होगी तो वही आ जाता है कि हमको लॉकडाउन के अंदर छूट देनी होगी। लॉकडाउन में छूट देंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग रोजगार पर अपने लौट सकते हैं।
लेकिन लॉकडाउन में हम छूट नहीं दे सकते ताकि कोरोना ना फैले, और वही स्थिति निर्माण हो रही है, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। और दूसरी जो मेन मुद्दा है आज की डेट में वो है मजदूरों का पलायन। तो रोजगार नहीं है तो मजदूर तो जाने ही वाला है अपने गांव। पलायन हम रोक नहीं सकते जब तक हम रोजगार ना दे सके। तो ये सब कोरिलेटेड चीजें हैं। अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है रोजगार की वजह से मजदूरों का पलायन, और मजदूरों का पलायन हो रहा है उसके साथ ही भूखमरी की एक बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने है। आए दिन न्यूज में हम देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने नौकरी न मिलने की वजह से आत्महत्या कर ली। न्यूज़पेपर पर दिखाई दे रहा है कि नौकरी नहीं मिलने की वजह से लोगों ने आत्महत्या कर ली है। नौकरी न मिलने की वजह से लोगों को भूखमरी की वजह से लोग मर रहे हैं। और जो आंकड़ा अभी हमने बताया है कोरोना के जो डेथ का जो रेशियो है, मतलब कितने लोग मर रहे हैं, उसका जो आंकड़ा है उसमें हम बता दें कि जो भूखमरी से मरे हुए हैं, जो एक्सीडेंट से घर जाने की वजह, जो मजदूर घर पर जा रहे हैं और रास्ते में जो एक्सीडेंट हुआ है वो मरने वाले, भूखमरी से मरने वाले, एक्सीडेंट से मरने वाले और इस तरह की जो मौतें हो रही है, सुसाइड करने वाले लोग, इसका आंकड़ा उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो देखिए परिस्थिति कितनी गंभीर है। तो गवर्नमेंट से मेरी, सरकार से मेरी अपील है, राज्य सरकार से अपील है, माननीय उद्धव और ठाकरे से मेरी अपील है कि जल्द से जल्द हमको कांटेक्ट करें ताकि जो मेहनत करके हमने स्ट्रैटेजी बनाई है अर्थव्यवस्था को और कोरोना को नियंत्रित करने के लिए, तो उसको हम जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें। तो अब तक ये जो सारी समस्या है उसका एक रामबाण इलाज, जो उसका सॉल्यूशन है, एक मास्टर प्लान जिसको कहेंगे हम, वो रेडी है। सिर्फ और सिर्फ सरकार की अनुमति मिलने की देर है और सरकार की तरफ से सहयोग की देर है। और जैसे ही सरकार की तरफ से हमको पॉजिटिव रिस्पांस आता है वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। और इसी के साथ साथ जरूरी नहीं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ही हमको इसमें हेल्प करे, जो लोकल कॉर्पोरेटर्स है, एमएलएज है, वो भी हमको इसमें हेल्प कर सकते हैं ताकि हम हमारे अपने अपने एरिया से कोरोना को खत्म कर सके और अपने अपने एरिया में रोजगार दोबारा शुरू कर सके। तो इसके लिए पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट से हमने सारे नगर सेवक जो है उनके नंबर्स है, कॉर्पोरेटर के नंबर्स हमने निकाले हैं। वहां पर जो डेटा दिया हुआ है उनके नंबर्स का, तो उस पर हमने पर्सनल मैसेज भी किए हैं, टेक्स्ट मैसेज भी हम कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर रहे हैं ताकि ये वीडियो, ये जानकारी उन तक पहुंचे। क्योंकि भविष्य में ऐसा ना हो कि वो कहे कि कॉर्पोरेटर्स कहे कि हम तक तो ये जानकारी पहुंची नहीं, तो अगर पहुंचती तो हम जरूर इसको इम्प्लीमेंट करते, जरूर हमारे एरिया को कोरोना मुक्त करते। तो इसलिए हम सारे नगर सेवक की लिस्ट जो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट में दिए हुए हैं उस नंबर्स पर हम सारे नगर सेवकों को ये मैसेज, ये वीडियो पहुंचाने वाले, ताकि हमारी स्ट्रैटेजी जो हमारे पास है हम उन तक पहुंचा सके। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, एक ब्रीफ, एक जो डिटेल थी वो हमने दी, और जो स्ट्रैटेजी है, पूरी स्ट्रैटेजी वो हम पब्लिकली नहीं बता सकते। हो सकता है कि उसमें कुछ मुद्दों की वजह से आम जनता थोड़ी पैनिक हो जाए, इस वजह से हम पब्लिकली स्ट्रैटेजी नहीं बता सकते। तो हम चाहते हैं कि लोक प्रतिनिधि जो है वो सामने आए हमारी मदद के लिए, ताकि हम ऐसी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करें और जल्द से जल्द कोरोना को कंट्रोल कर सके और हमारी अर्थव्यवस्था को दोबारा पटरी पर ला सके। तो आपसे निवेदन है कि ये वीडियो आपके पास है, आप किसी पॉलिटिशियन को, कॉर्पोरेटर, जो नगर सेवक है, आमदार, खासदार वगैरह को जानते हैं, तो उन तक आप ये वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि जल्द से जल्द हम कोरोना पर नियंत्रण कर सके। धन्यवाद।